क्योंकि यू वेलकम माय डियर, यू वेलकम। डॉक्टर रामना जैन जी, डॉक्टर को भी करें। अस्सलाम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा जी, एनी एम्बिग्विटी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर? अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म बेटा ऐसे होते हैं कि देखो आपकी कॉर्निया जो है वो राउंड है एंड सो इज द लेंस, सरफेस इसकी स्मूथ है, लेकिन समटाइम्स कॉर्निया पे अल्सरेशंस हो जाती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कोई रीजन्स बन जाती है तो कॉर्निया की सरफेस इरेगुलर हो जाती है, और इसी तरह से हैपेंस विद द लेंस आल्सो। तो क्या होता है कि जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही होती है ना, वो कुछ लाइट रेज जो है वो इवन सरफेस पे पड़ती हैं, कुछ लाइट रेज अनइवन सरफेस पे पड़ती हैं। तो जो फोकल पॉइंट है वो एक जगह बनने की बजाय वो दो जगह बनता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अगर फोकल पॉइंट एक जगह नहीं बन रहा, दो जगह बन रहा है, इन दैट सिनेरियो आपका जो ऑब्जेक्ट है, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। डॉक्टर आसमा ने क्यों मुझे शेयर कर रही हैं? डॉक्टर आसमा, अगर आप प्लीज शेयर ना करें मेरे साथ स्क्रीन, क्योंकि इस तरह से मेरे स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं रहा है। इमरान, ये डॉक्टर आसमा मेरे साथ स्क्रीन शेयर क्यों कर रही है? मेरी स्क्रीन गायब हो गई है। M18 है मेरा। ये डॉक्टर आसमा से कहो मेरे साथ, मेरा है ना लेक्चर M18 के साथ। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो दो डिफरेंट जगहों पर अगर आपके फोकल पॉइंट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली आपका इमेज जो है वो ब्लर आ जाएगा। दैट्स इट। आपको स्टिग्मेटिज्म के बारे में इससे ज्यादा नॉलेज नहीं, ये दिस इज सफिशिएंट कि सरफेस और द कॉर्निया और जो लेंस है वो इरेगुलर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लाइट जो है वो एक जगह फॉल नहीं करती है, एक ही फोकल पॉइंट पे। मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देती हूँ, उसका डिफरेंट एरियाज पे। ये देखो ना, ये एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो जिसके इफेक्टिव पावर कम है उसकी आगे फॉल कर, पीछे फॉल कर रही है फोकल पॉइंट, और दूसरे का जो है वो आगे फॉल कर रहा है। तो डिफरेंट जगहों पे फोकल पॉइंट फॉल कर रहा है, तो यू विल गेट अ ब्लर्ड इमेज, ठीक है। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको स्टिग्मेटिज्म के बारे में बस दैट दिस इज द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज। ये भी आपके सिर्फ इंटरेस्ट के लिए आपको दिखाया है कि स्टिग्मेटिज्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और करेक्शन क्या है उसमें कि आप एक स्फेरिकल लेंस लेंगे, उससे पहले आपकी जो नॉर्मल एरर और रिफ्लेक्शन है उसको करेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप में सिलेंड्रिकल लेंस लगा देंगे टू फिक्स द रिमेनिंग प्लेन। ये बहुत इन डिटेल जब ऑप्थेल्मोलॉजी आप लोग करेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज। उसमें सिर्फ उसमें आप अगर कोई पूछे भी कि कैसे ट्रीट करना है तो आप कहेंगे कि जी आप पहले स्फेरिकल लेंस से उसका एरर करेक्ट करेंगे, ठीक है, एक एक प्लेन का, और फिर दूसरे प्लेन को करेक्ट करने के लिए आप
सिलिंड्रिकल लेंस यूज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है, राइट। ये हो गया, कैटरेक्ट्स हो गए। अच्छा, अब एक और फिनोमेना है नियर रिस्पॉन्स या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ये आपके गाइडन में ऐसा अलग से नहीं दिया हुआ है, उसने बस तोड़ तोड़ के दिया हुआ, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस और प्यूपिलरी रिएक्शन एंड अकोमोडेशन अलग अलग से बताई हुई है, ठीक है। लेकिन गिनोंग में जो है ना, इसने बहुत अच्छी तरह से दिया है, उसको कहते हैं नियर रिस्पॉन्स या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। नियर रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा एग्जामिनर्स पूछते हैं, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है वो भी पूछते हैं। रिफ्लेक्स जो न्यूरोलॉजी है वो मैं आपसे लास्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगी, अभी मैं बताना चाहती हूँ ये है क्या, व्हाट इज नियर रिस्पॉन्स। और नियर रिस्पॉन्स का दूसरा नाम है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ये आप बेशक इसकी तस्वीर उतार लो या जो भी कर लो, बिकॉज इस तरह से आपके गाइडन में नहीं दिया हुआ है। तो होता क्या है कि whenever a person looks at a near object, ठीक है, अगर दूर से कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है या वो नजदीक आ जाता है वो ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, आप जरा अपने आंखों के सामने अपनी बुक करो या पेंसिल करो, यूं करके देखो, तो आपको क्या फील होता है। एक चीज तो इन तीनों रिएक्शंस में से फील होगी, इस 3 रिस्पॉन्सेस में से एक चीज आपको फील होगी, कन्वर्जन ऑफ विजुअल एक्सेस। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके दोनों जो आंखें हैं, जो आपके आंखों के मसल्स हैं वो मूव करें इमीडिएटली, ठीक है। और तो कुछ हो ना, तीसरा जो रिस्पॉन्स है आपको फील करेगा, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को आप नजदीक से देखोगे तो यू विल एक्सपीरियंस 3 थिंग्स। नंबर 1 अकोमोडेशन होगी, ठीक है। अकोमोडेशन क्या है, लेंस का रिलैक्स करना, इट बिकम्स मोर स्फेरिकल। अगर कोई चीज नजदीक से आप देख रहे हो टू सी दैट ऑब्जेक्ट, आपका लेंस जो है वो आपका स्फेरिकल हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन, ठीक है। दूसरे क्या होता है कि अगर कोई चीज आपके नजदीक से आप देख रहे हो तो आपके जो प्यूपिल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है, प्यूपिल्स जो है वो आपके कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। और तीसरी चीज क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ विजुअल एक्सेस, यानी कि आपके जो विजुअल एक्सेस है वो कन्वर्ट कर जाएगा। वैसे भी आप देखोगे कि आपकी आईज जो है वो यूं कन्वर्ट कर जाएंगे, आपके जो मीडियल कन्वर्जेंस के जो मीडियली मूव करने के जो मसल्स हैं वो आई विजुअल एक्सेस को मीडियली कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, कन्वर्जेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 बेसिक चीजें हैं नियर रिस्पॉन्स में, एक अकोमोडेशन होती है, दूसरे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करता है, और तीसरे कन्वर्जेंस ऑफ विजुअल एक्सेस, ठीक है। सो अकोमोडेशन तो हमने पढ़ ली क्या होता है। अब हम जरा प्यूपिल रिएक्शन पढ़ते हैं कि प्यूपिल, आपको मैंने बता दिया था पहले भी बहुत अच्छी तरह से कि वो जो आयरिस है आपका, कलर्ड आयरिस जो आपका आंख का है ना, उसके दरमियान जो ओपनिंग है वो आपका प्यूपिल है, थ्रू विच लाइट रेज एंटर योर आई, ठीक है। आपकी जो लाइट रेज है वो आपके आई के अंदर एंटर होती हैं, राइट, थ्रू द प्यूपिल। और प्यूपिल जो है दैट इज सराउंडेड बाय द मसल्स ऑफ द आइरिस, ठीक है। सो और ये आइरिस कहाँ है, ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, ठीक है। सो इट इज पिगमेंटेड एंड ओपेक, ठीक है, पिगमेंटेड है और ओपेक है, और इट कंटेन्स सर्कुलर मसल फाइबर दैट कंस्ट्रिक्ट। 2 तरह की फाइबर्स है इसके अंदर, एक सर्कुलर फाइबर्स है जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, और एक रेडियल फाइबर्स है जो डायलेशन कर रही हैं, ठीक है। यानी कि आइरिस की जो, अगर आइरिस कंट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और आइरिस रिलैक्स करेगा तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइरिस के अंदर 2 तरह के मसल है, अगर कंस्ट्रिक्टर मसल स्टिमुलेट होंगे तो आइरिस कंट्रैक्ट करेगा और प्यूपिल छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर डायलेटर मसल स्टिमुलेट होंगे तो प्यूपिल जो है आपका रिलैक्स करेगा और बड़ा हो जाएगा। और हमेशा याद रखो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से आपका प्यूपिल डायलेट होगा, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से आपका प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है। So the amount of light that enters the eye through the pupil is proportional to the area of the pupil, right? अब कितनी लाइट आंख के अंदर एंटर हो रही है, डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्यूपिल। अगर प्यूपिल डायलेटेड है तो ज्यादा लाइट एंटर होगी, अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड है तो कम होगी। Pupil can become as small as 1.5 millimeters and as large as 8 millimeter. 1.5 millimeter से लेके 8.88 millimeters in diameter तक उसका साइज बड़ा हो सकता है।
The quantity of light entering the eye can change about 30-fold as a result of changes in pupillary aperture. ठीक है, ये 30 folds फर्क पड़ेगा, amount of light enter होगी या नहीं enter होगी if you change the size of the pupil, right? अच्छा, ये आपका वही मैंने आपको डायग्राम दिखाना था, ये आपका आइरिस है और आइरिस के गिर्द ये जो गोला बनता है ना, वो इधर यहाँ इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, आधा ये नजर आ रहा है प्यूपिल, ठीक है, ये लेंस है, लेंस से बिल्कुल आगे जो है ना प्यूपिल है, और आइरिस के वो आइरिस जो आप जो कलर्ड आइरिस है ना, उसके दरमियान जो ओपनिंग है दैट इज योर प्यूपिल, और उसके बिल्कुल आगे कॉर्निया है वो जो विच इज इनविजिबल, राइट? अच्छा, अच्छा, अब आपके जो आइरिस, बिकॉज आइरिस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को आइरिस कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो हम दोनों के फंक्शंस को इकट्ठा ही लेते हैं। एक तो आइरिस इज इट हेल्प्स इन अकोमोडेशन, दूसरे इट increases the amount of light that enters the eye during darkness and decreases the amount of light that enters the eye in daylight, ठीक है, और तीसरे depth of the focus of the lens system increases when pupillary diameter decreases। तो एक तो प्यूपिल का रोल है इन अकोमोडेशन, ठीक है, नंबर दूसरे इसका क्या फंक्शन है कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। अगर आप एकदम से ब्राइट एरिया में एंटर होगे तो क्या होगा कि इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग द आई, ठीक है। सो जब डार्क एरिया में होंगे तो इट विल योर प्यूपिल विल डायलेट, ठीक है, और मोर एंड मोर लाइट एंटर्स द योर आई, ठीक है, और अगर आप बहुत ब्राइट एरिया में होगे तो आपकी जो है प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा ताकि इंटेंस लाइट जो है वो शुड नॉट एंटर योर आई, ठीक है। ये लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन है का फिनोमेना जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ फोकस ऑफ लेंस सिस्टम इंक्रीजेस व्हेन प्यूपिलरी डायमीटर डिक्रीजेस। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपका प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है तो आपकी जो डेप्थ ऑफ फोकस है ना वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फोकस जो है यानी कि फोकस और इंटेंसिफाई हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा अगर आपकी प्यूपिलरी डायमीटर डिक्रीज होता है। पता होता है क्या है कि जब प्यूपिलरी डायमीटर डिक्रीज करता है ना तो जो फोविया जो आपका पार्ट है ना आपके रेटिना के ऊपर, वहां पे बेस्ट आपका विजन है। जो लाइट रेज जो है वो जो फॉल करती हैं वो आपकी सारी की सारी एक ही जगह एक्यूमुलेट करके फॉल करती हैं तो आपका फोकस बेहतर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज नॉट फंक्शनिंग थ्योरम। मैं फिर आपके साथ एक सेकंड बच्चों, अच्छा सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मेरे कुछ इसमें गड़बड़ हो गई है, आज मैं चेक कराती हूँ अपना लैपटॉप, मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ प्यूपिल है हेल्प्स इन अकोमोडेशन, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नंबर 3 डेप्थ ऑफ द फोकस इज इम्प्रूव, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये देख लो कि ये मैंने आपको कल भी एक डायग्राम दिखाया था कि प्यूपिल के साइज को क्या होता है। प्यूपिल का साइज, आंखें जो है आपकी, ये देखो ये प्यूपिल का साइज जो है लार्ज है, इसमें आपके डायलेटर फाइबर स्टिमुलेट हुए हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, ठीक है। और ये जो है आपका प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो गया है जब बहुत ज्यादा लाइट एंटर हो रही है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द कंस्ट्रिक्टर मसल्स, ठीक है। अच्छा, सो ऊपर वाले डायग्राम में प्यूपिलरी अपर्चर छोटा था, नीचे में प्यूपिलरी अपर्चर जो है बड़ा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सोर्स जो है डिफरेंट है, एक में लाइट ज्यादा आ रही है, एक में लाइट कम आ रही है, लेकिन नजर दोनों आंखों से आ रहा है आपको, ठीक है। स्मॉल अपर्चर से भी नजर आ रहा है और लार्ज अपर्चर से भी, दोनों से आपको नजर एक जैसा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो प्यूपिल जो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, और लाइट कम आ रही है तो लाइट डायलेट हो जाएगा। आंखें दोनों सूरतों, दोनों सिचुएशंस में they will be able to see the same thing, right?
अच्छा, डेप्थ ऑफ फोकस, ये बड़ा एक अच्छा सा डायग्राम है दिया हुआ, डेप्थ ऑफ फोकस उसने एक्सप्लेन की हुई है। ये देखो, ये जो आपका रोम्बॉइड सा बना हुआ है ना, ये आपका प्यूपल का अपर्चर, ये देखो कितना छोटा सा है, और ये देखो ये अपर्चर कितना बड़ा है, ठीक है, ये अपर्चर आपका प्यूपल का कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो कि जब प्यूपल का साइज छोटा होता है तो लाइट रेज जो है, जो कि पॉइंट सोर्स से ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जब वो फॉल कर रही हैं तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक ही फोकल पॉइंट है, ठीक है, कितना लंबा है। तो अगर एक्सपेरिमेंटली अगर आप रेटिना को मूव करोगे ना, रेटिना को अगर यहाँ पे भी ले आओगे तो एक सिंगल पॉइंट है, और अगर आप रेटिना को यहाँ पे भी ले आओगे तो एक सिंगल पॉइंट ही है। तो अगर रेटिना को आप मूव करोगे तो यू विल बी एबल टू सी। लेकिन यहाँ पे देखो कि एक फोकल पॉइंट बस सिर्फ इस डॉट पे फॉल कर रहा है, फोकल पॉइंट सिर्फ इन डॉट्स पे फॉल कर रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आप रेटिना को पीछे करोगे या आगे करोगे तो यू विल गेट अ ब्लर्ड विजन। तो मकसद ये है कि जब प्यूपल का साइज छोटा होता है तो आपका इवन इफ यू मूव रेटिना यू विल बी एबल टू सी, बट अगर प्यूपल का साइज बड़ा है तो डेप्थ ऑफ फोकस इतनी ज्यादा नहीं होती, इफ यू मूव द रेटिना यू विल नॉट बी एबल टू सी, ठीक है। ये उसे एक एक्सपेरिमेंटल आपको दिखाने की कोशिश की है, एक्चुअली आप रेटिना को मूव तो नहीं कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आपको एक डायग्रामेटिकली दिखा रहा है कि ये देखो एक पॉइंट ऑफ फोकस है ना यहाँ पे स्मॉल, उसके साथ जो है ना स्मॉल अपर्चर के साथ वो ज्यादा बड़ा है, तो यू मतलब आपका डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज हो रही है, राइट, ऑल राइट। सो the greatest possible depth of focus occurs when the pupil is very small, ठीक है। The reason for this is that when a very small aperture with a very small aperture, almost all the rays pass through the center of the lens and the central most rays are always in focus, ठीक है। So इम्पोर्टेंट बात की ये है कि जब प्यूपलरी आपका जो डायमीटर बहुत छोटा हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है, तो क्या होता है कि उस वक्त ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ फोकस होती है, और इसकी वजह ये होती है कि बहुत छोटे अपर्चर से ऑलमोस्ट ऑल रेज आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, और जो सेंटर ऑफ द लेंस से रेज पास हो रही होती है दे आर ऑलवेज इन फोकस, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ऑफ प्यूपिलरी डायमीटर भी रेगुलेटेड है। सिंपैथेटिक्स जो है वो डायलेटर फाइबर्स को स्टिमुलेट करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स को। कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं प्यूपल की मायोसिस, और डायलेशन को प्यूपल की कहते हैं मिट्राइसिस, ठीक है। मायोसिस में क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक्साइट द प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल thereby decreasing the pupillary aperture, और मिड्राइसिस में क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स एक्साइट द रेडियल फाइबर्स ऑफ द आइरिस एंड कॉज प्यूपिलरी डायलेशन, ठीक है। और मुझे बताओ कि अकोमोडेशन जो था उसमें कौन से नर्व्स का रोल था, ऑटोनॉमिक के कौन से नर्व्स का रोल था, सिंपैथेटिक का ज्यादा रोल था या पैरासिम्पैथेटिक का रोल था, कुछ याद है कल जो मैं इतना बार बार बताया था? हाँ, पैरासिम्पैथेटिक्स का, ठीक है। और जो प्यूपिलरी जो डायमीटर है उसमें दोनों का कंट्रोल है, सिंपैथेटिक का भी है और पैरासिम्पैथेटिक का। आपने देखा होगा सिंपैथेटिक में कोई अलार्म रिएक्शन अगर होता है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होते हैं, तो आपने देखा कि प्यूपल जो है ना वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है। So when the eyes fixate on a near object, the signals that cause accommodation of the lens and also causing convergence of the two eyes cause a mild degree of pupillary constriction at the same time। यानी कि बात वही होगी, नियर रिस्पॉन्स है। नियर रिस्पॉन्स की डेफिनेशन है कि व्हेन अगर आप किसी नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वही जो सिग्नल जो आपके अकोमोडेशन करा रहे हैं, यानी कि आपके सिलरी मसल्स को स्टिमुलेट करके आपके लेंस को स्फेरिकल कर रहे हैं, वो और वही सिग्नल्स आपके प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन को भी करते हैं, और वही सिग्नल्स आपके
कन्वर्जेंस ऑफ द टू आईज करते हैं, ठीक है। आईज आपकी दोनों, आप नियर ऑब्जेक्ट देखें तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी आंखें जो है ना दोनों, आपको फील होगा कि आपकी दोनों आंखें जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो वही सिग्नल जो आपके जो अकोमोडेशन कर रहे हैं वही पीपल रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं और वही आपके करवाते हैं कन्वर्जेंस ऑफ टू आईज। ये आपको इन डिटेल में बताऊंगी जब मैं न्यूरोलॉजी डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है, अकोमोडेशन की। So, accommodation of the lens is regulated by a negative feedback mechanism that automatically adjusts the refractive power of the lens to achieve the highest degree of visual acuity. The lens usually accommodates for best acuity of vision within less than 1 second, ठीक है, negative feedback mechanism है। अच्छा जी, अब विजुअल एक्विटी क्या होती है? विजुअल एक्विटी की जो डेफिनेशन है वो बहुत मुश्किल सी होती है, समझ में नहीं आती है बच्चों को, और खासतौर पर वो जो प्रैक्टिकल की कॉपी में आपकी लिखी हुई है। अच्छा जी, विजुअल एक्टिविटी जो है इट रिफर्स टू द शार्पनेस ऑफ विजन, के विजन आपका कितना शार्प है। द एबिलिटी ऑफ द विजुअल सिस्टम टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड डॉट्स। क्या है जी विजुअल एक्टिविटी? द एबिलिटी ऑफ द विजुअल सिस्टम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड डॉट्स, यानी कि आपकी आंख के सामने एक सर्टेन डिस्टेंस पे दो क्लोजली स्पेस्ड डॉट्स, ठीक है। अगर तो आपको नजर आ रहा है कि वो अलग अलग हैं तो उसका मतलब विजुअल एक्टिविटी ठीक है आपकी, और अगर आपको वो लगता है कि वो दो डॉट्स नहीं है एक डॉट है तो उसका मतलब है आपकी विजुअल एक्टिविटी जो है वो पुअर है। So the ability of the visual system to distinguish two closely spaced dots. The better the resolving power of the system, the closer together these dots can be and still be seen as separate, ठीक है। अब आपके जितनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर आपके सिस्टम की है, जितने वो क्लोजर होंगे उतने ही आपको वो इवन देन आप उनको एज सेपरेट देखोगे, ठीक है। So when the resolving power of the system is exceeded, the dots will blur and are perceived as a single image, ठीक है। So अगर आपके resolving power जो है exceed कर जाएगी तो आपको वो एक सिंगल इमेज नजर आएगा। अब जैसे ये देखो, मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी फॉर 2 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये देखो, ये दो आपके पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर है, ठीक है। ये आपकी एक रिड्यूस्ड आई है, ये इसका फोकल पॉइंट फॉल कर रहा है यहाँ पे 17 मिलीमीटर के ऊपर 59 डायोप्टर्स है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आपका लेंस का ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, 10 मीटर्स का। तो अब आपको आंख के अंदर ये दो पॉइंट्स अगर नजर आएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी विजुअल एक्टिविटी जो है वो क्लियर है। अगर आपको अपनी आंख के ऊपर देखो, अभी तो इमेजेस डिफरेंट एरिया से फॉल कर रहे हैं ना, एक इधर फॉल कर रहा है और एक इधर फॉल कर रहा है, तो यू विल सी टू सेपरेट। अगर आपको ये टू सेपरेट नजर नहीं आएंगे तो हम कहेंगे आपकी विजुअल एक्टिविटी जो है वो पुअर है। अच्छा, अब इसका फिनोमेना क्या है कि आपका जो कोन्स हैं, ठीक है, इन द रेट फोविया जो आपका है, आपके जो रेटिना के ऊपर फोविया जो है वहां पे जो कोन्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें एक कोन का जो डायमीटर है वो 1.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है। सो a person can normally distinguish two separate points if their centers lie up to 2 micrometers apart on the retina, which is slightly greater than the width of a foveal cone. अब जो रेटिना का जो फोविया है उसमें जो एक पड़ा हुआ है आपका कोन, उसका डायमीटर है 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अगर जो आपका जो दो सेपरेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर दे आर 2 माइक्रोमीटर अपार्ट ऑन द रेटिना, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द फोवियल कोन, ठीक है, तो you will be able to see that object, ठीक है। Fovea is less than 0.5 millimeter in diameter, which means that maximum visual activity occurs in less than
2 डिग्रीज ऑफ द विजुअल फील्ड। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, 1 मिलीमीटर अपार्ट है। ये आपके जो आप परसीव कर रहे हो रेटिना के ऊपर, अगर वो आपके जो कोन्स हैं 1.5, एक कोन डिटेक्ट कर रही है 1.5 पे और दूसरी कोन जो है उससे बाहर पड़ी है, दोनों 2 कोन स्टिमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यू विल डिटेक्ट एज 2 ऑब्जेक्ट, यू विल डिटेक्ट इट एज 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स आप उसको डिटेक्ट करोगे, 2 पॉइंट्स डिटेक्ट करोगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, फोबिया से बाहर होता जाता है, आपका जो विजन है, वो विजुअल एक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है, विजुअल एक्टिविटी जो है वो आपकी कम होती जाती है। फोबिया इटसेल्फ बहुत छोटा सा एक एरिया है, ठीक है, फ्यू मिलीमीटर्स का। ठीक है, तो आप इमेजिन करोगे 2 माइक्रोमीटर के पार्ट अगर 2 सब पॉइंट्स पड़े हुए हैं, तो ओनली देन यू विल, if you are able to see them clearly as 2 different objects, तो उसका मतलब है आपकी विजुअल एक्टिविटी बहुत क्लियर है। ठीक है, और अगर एक बंदा जो है 2 माइक्रोमीटर अपार्ट अगर वो इमेज बन रहा है, तो फिर यू कैन इजीली सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे जैसे फोबिया से आपके दूर होते जाते हैं, आपके जो इमेज फॉल कर रहे हैं, तो उतना ही विजन आपकी विजुअल एक्टिविटी जो है वो आपकी कम होती जाती है। जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन का एक फायदा ये भी है कि जब प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या होता है कि मैक्सिमम जो लाइट है वो फोबिया पे फॉल होती है, तो उसका भी विजन जो है, डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज होता है, विजुअल एक्टिविटी भी जो है वो इम्प्रूव करती है। ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दैट इज परसीव्ड बाय द आई डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि विजुअल एक्टिविटी हमारी हो गई। ठीक है, अब विजुअल हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ठीक है, मून, स्टार, सारे के सारे, मून नजदीक है तो बड़ा नजर आता है, स्टार्स जो हैं वो छोटे हैं बिकॉज ऑफ दे आर फार। ठीक है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम डिटेक्ट करते हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ठीक है, मून नजदीक है, अर्थ से तो बड़ा नजर आएगा, स्टार्स दूर है तो वो छोटे छोटे नजर आएंगे। दूसरे क्या है, द एंगल इज सब्सटेंस। ठीक है, अगर विजुअल एंगल जो है वो स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट छोटा नजर आएगा, अगर विजुअल एंगल बड़ा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा नजर आएगा। ठीक है, टेलीस्कोप जो है वो विजुअल एंगल को एनलार्ज करते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन सी थिंग्स, छोटी चीजें भी आपको बड़ी नजर आएंगी। A minimum distance between the object and the eye at which eye sees clearly without straining eyes is 25 centimeters. ठीक है, नियरेस्ट जो चीज आप देख सकते हो वो इट शुड बी एट 25 सेंटीमीटर विदाउट स्ट्रेनिंग योर आईज। ठीक है, यूं भी आप देख सकते हो, ठीक है, वेरी क्लोज भी आप देख सकते हो, लेकिन इस तरह से आपकी आंखों पर जोर पड़ता है। ठीक है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस जो आप ये आराम से देख सकते हो विदाउट स्ट्रेनिंग योर आईज इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, the circles whose angles are converted into degrees and minutes, that is called the visual angle. ठीक है, एक सर्कल है जो कि आपका which is जिसमें आपके डिग्रीज को कन्वर्ट किया हुआ है इनटू मिनट्स, दैट इज, और उसके हिसाब से हम उसको विजुअल एंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि विजुअल एंगल अगर स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट विल लुक स्मॉल, विजुअल एंगल अगर बड़ा है तो ऑब्जेक्ट विल लुक लार्ज। टेलीस्कोप जो है वो इंक्रीज करते हैं विजुअल एंगल को। ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस जो कि आपके विदाउट स्ट्रेनिंग यू कैन सी इज योर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, उसके साथ फिर आपके साथ आपको एक स्नेलन चार्ट आपने देखे होंगे, आप लोगों के जिन बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं वो तो जाके अपनी विजुअल एक्टिविटी चेक करवाते हैं, स्नेलन चार्ट से उनकी विजुअल एक्टिविटी चेक होती है। ठीक है, तो उसका बेसिकली फिनोमिना क्या है कि
if a chart is placed 20 feet away from the person being tested, ठीक है, and the person can see all the letters of the size that he should be able to see at 20 feet, the person is said to have 20 by 20 vision. ठीक है, अगर 20 फुट के फासले पे चीज रखी हुई है और you are able to see that, उसका मतलब है कि you have 20 by 20 vision. ठीक है, यानी कि नॉर्मल विजन है. अगर पर्सन जो है can see only the letters he should be able to see at 200 feet, तो हम कहेंगे उसका विजन जो है 20 by 200 है. ठीक है, and in other words, the clinical method for expressing visual acuity is to use a mathematical fraction that expresses the ratio of two distances, which is also the ratio of one's visual acuity to that of a person with normal visual acuity. ठीक है, एक नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी है, आपने देखा होगा 6 by 20 है जी, 18 by 20 है, इस तरह की वैल्यूज आती हैं. ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि लेट से एक बंदे को जो 20 फुट के फासले पे नजर आना चाहिए उसको वो 6 फुट के फासले पे नजर आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. 20 by 20 है तो उसका मतलब है कि 20 फीट के फासले पे जो नजर आना चाहिए था उसको 20 पे नजर आ रहा है. लेकिन लेट्स से अगर उसको अब हम उसको कहते हैं कि 20 by 200 है तो उसका मतलब ये है कि उसको 200 के फासले पे वो चीज नजर आ रही है जो कि उसको 20 पे नजर आना चाहिए थी. ठीक है, या 6 by 20 है तो हम उसको ये कहेंगे कि उसको जो 20 के फासले पे चीज नजर आना चाहिए थी, यानी 20 फीट के फासले पे नजर आना चाहिए थी, वो उसको 6 पे नजर आ रही है. ठीक है, तो this is the way how to find out the visual acuity of a person. अच्छा जी, अब डेप्थ परसेप्शन क्या होती है? अब आपको डेप्थ परसेप्शन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा हुआ है, वो कैसे पता चलता है बंदे को कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है आपसे. दिस इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन. ठीक है, द एबिलिटी टू डिटरमिन डिस्टेंस इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन. ठीक है, द एबिलिटी टू डिटरमिन डिस्टेंस इज कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन. So a person normally perceive distance by three main things. ठीक है, तीन तरह से डिस्टेंस का पता चलता है. Size of the image of known objects on the retina. अब size of the image of known objects on the retina, phenomena of moving parallax and phenomena of stereopsis. ठीक है, अच्छा जी, हम डिटरमिन करते हैं कैसे कि एक बंदा कितनी दूर है, कोई चीज भी कितनी दूर है. ठीक है, वो हमें कैसे पता चलता है? तो एक तो अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट का साइज पता है, लेट से आपका एक फ्रेंड है XYZ, वो ही 6 feet टॉल. ठीक है, तो आपको ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ वो आ रहा है और दूर से आ रहा है. तो ठीक है, तो वो कितना दूर है वो आपका जो है उसमें आपको कुछ इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती. आपका जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा इमेज साइज, अगर उसको पता होगा कि वो बंदा आपसे कितना दूर है. ठीक है, समझ में आई बात? कि अगर तो आपको अपने इमेज का जो सामने से ऑब्जेक्ट है आपको उसका साइज पता है. ठीक है, तो आपका ब्रेन जो है ना उसके पास प्रीवियस मेमोरी होगी उस साइज की, तो वो खुद कैलकुलेट कर लेगा कि ये मेरे से कितना दूर है. ठीक है, if one knows that a person being viewed is 6 feet tall, one can determine how far away the person is simply by the size of the person's image on the retina. One does not consciously think about the size, but the brain has learned to calculate automatically from image sizes the distance of objects when the dimensions are known. ठीक है, ब्रेन अगर आपको साइज का ब्रेन को पता है ना तो वो खुद कैलकुलेट कर लेगा कि ये बंदा मेरे से अभी कितना दूर है. फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय मूविंग पैरेलैक्स. ठीक है, अब क्या है कि अगर आप स्टिल किसी चीज को देख रहे हो, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, तो मूविंग पैरेलैक्स नहीं होगा. मूविंग पैरेलैक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. ठीक है, लेकिन अगर बंदा जो है ना मूव कर रहा है अपना हेड, ठीक है, फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, तो जो क्लोज बाय इमेजेस हैं दे विल रैपिडली मूव अराउंड द
मूव अक्रॉस द रेटिना, ठीक है। देखो, जो एक चीज दूर है, ठीक है, और एक चीज नजदीक है, ठीक है। अगर आप अपने हेड को मूव करोगे ना, तो आप फील करोगे जो चीजें आपके नजदीक है वो मूव कर रही है, जो चीज दूर है वो आपकी स्टिल है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, अगर द थिंग इज नॉट मूविंग तो उसका मतलब है कि वो दूर है आपसे। और जो नियर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप अपना हेड को टिल्ट करोगे तो आपको अपने नियर वाले ऑब्जेक्ट्स मूव करते नजर आएंगे। तो मूविंग पैरेलल से भी आप डिटरमिन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूर है या नजदीक है। दूर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर आप अपना हेड साइड टू साइड मूव करोगे तो दूर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल रहेगा, लेकिन आपके जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स हैं दे विल मूव। इससे पता चल जाएगा इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो नजदीक है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है। Thus, by using the phenomena of moving parallels, one can tell the relative distances of different objects, even though only one eye is used, ठीक है। अगर आप एक आंख यूज करोगे तो आपके नियर वाले ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वो नियर है, और जो ऑब्जेक्ट्स नहीं मूव कर रहा वो आपसे दूर है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय स्टीरियोप्सिस। अच्छा, मूविंग पैरेलल्स में आप एक आंख यूज कर रहे हो, ठीक है, एक आंख यूज कर रहे हो और आप अपने हेड को मूव करते हो तो नजदीक वाली चीजें आपको मूव करती नजर आएंगी और दूर वाली चीजें आपको मूव करती नजर नहीं आएंगी। तो पता चल जाएगा जो चीज मूव नहीं कर रही वो दूर है, जो मूव कर रही है वो नजदीक है, यूजिंग वन आई। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बाय स्टीरियोप्सिस, इसमें ये बाइनोक्यूलर है, ठीक है। बाइनोक्यूलर विजन में क्या होता है, ये भी एक पैरेलैक्स की फॉर्म है, ठीक है। अब क्या है कि आपकी जो दोनों आंखें हैं ना वो एक दूसरे से दूर है, कितनी दूर है, 2 इंचेस, ठीक है। तो जो इमेज रेटिना पे जो बन रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट सामने, एक कुर्सी आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है, और आपका जो आपकी जो दोनों आंखें जो है ना उसको डिफरेंटली परसीव कर रही हैं, ठीक है, राइट। अगर तो आपकी कुर्सी जो है वो दूर पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपके जो सिग्नल्स एंटर हो रहे हैं राइट और लेफ्ट आई में वो आपके एक्सट्रीम एंड्स पे फॉल कर रहे हैं रेटिना की, ठीक है। दोनों राइट साइड के राइट एंड पे फॉल कर रहा है, लेफ्ट साइड के लेफ्ट एंड पे फॉल कर रहा है, ठीक है। अब ये इमेजेस आपके ब्रेन पे जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेन जो है उसको परसीव करेगा कि ये जो है दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसके दूर आपके परसीव करेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपका दूर पड़ा हुआ है आपसे, ठीक है। सो और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर द डिस्टेंस शुड बी लेस देन 50, ठीक है, तो आपको यू वुड बी एबल टू टेल कि चीज नजदीक है या दूर है। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो बाइनोक्यूलर स्टीरियोप्सिस विल नॉट हेल्प, ठीक है। सो आपकी दोनों आंखें जो हैं दे आर एटलीस्ट 2 इंचेस apart from each other. One eye is a little more than 2 inches to one side of the other eye. The image on the two retinas are different from each other. ठीक है। अब दोनों आंखें जो हैं एक दूसरे से 2 इंच दूर हैं, ठीक है। तो दोनों आंखों पे जो इमेज आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट जो है 1 इंच इन फ्रंट ऑफ द नोज है, फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेटिना ऑफ द लेफ्ट आई बट ऑन द राइट साइड ऑफ द रेटिना ऑफ द राइट आई, whereas a small object 20 feet in front of the nose has its image at closely corresponding points in the center of the two retinas, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो नजदीक पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आंख के नजदीक है, तो उसकी लाइट रेज लेफ्ट रेटिना में इधर इमेज बनाएंगी और राइट रेटिना में इधर इमेज बनाएंगी। तो ब्रेन परसीव करेगा कि एस मर्ज तो है, लेकिन ब्रेन उसको एस परसीव करेगा कि ये ऑब्जेक्ट नजदीक है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है तो
वो ऑलमोस्ट फोबिया के ऊपर फॉल कर रहा है। वो दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके ज्यादा सेंट्रल हैं, फोबिया पे फॉल कर रहे हैं, तो वो आपको लगेगा कि ब्रेन उसको परसीव करेगा एज फार, ठीक है, ब्रेन उसको परसीव करेगा फार, राइट। यानी कि अगर वो आपके ऑब्जेक्ट क्लोज है, ठीक है, तो उसकी लाइट रेज ज्यादा लैटरली फॉल करेंगी, ठीक है, राइट आई पे यहाँ पे फॉल परे होके फॉल करेगी और यहाँ पे लेफ्ट आई में और दूर होके फॉल करेगी। तो जो ब्रेन परसीव करेगा कि ये जो लाइट रेज है वो बहुत लैटरली फॉल कर रही है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका दूर है तो वो जो है ऑब्जेक्ट अगर आपके बिल्कुल फोबिया पे उसकी लाइट फॉल कर रही है तो उसको वो सेंस करेगा कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो फीलिंग आएगी ब्रेन में वो ये फीलिंग आएगी कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा दूर है आपसे, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ काम तब करेगा, Stereopsis is virtually useless for depth perception at distances beyond 50 to 200 feet. इससे बियॉन्ड जो है ना आपका डिस्टेंस होगा तो फिर बाइनोकुलर स्टेरियोप्सिस विल नॉट वर्क, ठीक है। 50 से कम अगर डिस्टेंस है तो फार ऑब्जेक्ट जो है वो परसीव होगा कि उसकी जो लाइट रेज फॉल कर रही हैं वो फोबिया पे फॉल कर रही हैं, क्लोज टू फोबिया, और जो आपकी लाइट रेज जो हैं वो आपकी अगर क्लोज टू फोबिया फॉल करें तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आपके इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड पे, ठीक है। The eye is filled with intraocular fluid which maintains sufficient pressures in the eyeball to keep it distended. अब हमने दो तरह के इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड डिस्कस किए थे, एक एक्वस फ्लूइड था, एक्वस ह्यूमर था एंटीरियर चेंबर में, और एक विट्रस ह्यूमर था पोस्टीरियर चेंबर में। विट्रस ह्यूमर जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड रेटिना, लेंस एंड रेटिना के दरमियान में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड विट्रस बॉडी, हमने पहले बात भी की थी कि ये जो है एक्चुअली शेप दे रहा है आपके, ये देखो ये विट्रस ह्यूमर है आपका, ठीक है, और इसको विट्रस बॉडी भी कहते हैं, बिहाइंड द लेंस है और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना है, और दिस इज आल्सो कॉल्ड विट्रस बॉडी। और जो इंटीरियर चेंबर है बिहाइंड द कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ द लेंस जो है वो आपका एक्वस ह्यूमर फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, जरा इनकी हम प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। Vitreous humerus जो है is also called vitreous body. It is gelatinous mass held together by fine fibrillar network composed primarily of elongated proteoglycan molecules, ठीक है। There is little flow of fluid, ठीक है। Gelatinous mass है इसलिए there is little flow of fluid vitreous humor में। Aqueous humor जो है lies in front of the lens and behind the cornea, एक interior chamber में है, लेंस के आगे है और कॉर्निया के पीछे है, ठीक है। इट इज फ्री फ्लोइंग फ्लूइड एंड इज कंटिन्यूअसली बीइंग फॉर्म्ड एंड रीअब्सॉर्ब। अच्छा, अब ये बनता भी रहता है और रीअब्सॉर्ब भी होता रहता है। द बैलेंस बिटवीन फॉर्मेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर रेगुलेट्स द टोटल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस ह्यूमर जो इंटीरियर चेंबर में पड़ा है वो कितना बन रहा है और कितना रीअब्सॉर्ब हो रहा है वो जो है वो रेगुलेट कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द आई एंड द प्रेशर ऑफ द इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड। बिकॉज आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो आपका इंट्राऑक्यूलर, मैं डायग्राम पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे अगर ये फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जितना बन रहा है उतना रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि ये फिर प्रेशर डालेगा आपके लेंस के ऊपर, लेंस प्रेशर डालेगा आपकी बॉडी पे, रिजल्टिंग इन डैमेज टू द रेटिना, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्वस ह्यूमर जो है वो बनता कैसे है। एक्वस ह्यूमर इज फॉर्म्ड इन द आई एट द रेट ऑफ 2 to 3 microliters per minute. Aqueous humor is formed almost entirely as an active secretion of sodium ions by epithelium of the ciliary process, ठीक है। So as just like some other secretions, active secretion होती है सोडियम आयंस की
बाय द सिलेरी प्रोसेसेस। ठीक है, सिलेरी प्रोसेस याद है ना आपको, कहाँ था ये आपका, इस सिलेरी बॉडी के अंदर सिलेरी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये देखो ये आपके सिलेरी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये आपके सिलेरी मसल्स हैं, ये आपके सिलेरी प्रोसेसेस हैं, और यहाँ से आपके बन रहा है आपका सिक्रेशंस, और ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, सिलेरी मसल्स के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, ये सिलेरी प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे आपके सोडियम आयन जो है वो सिक्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और ये सिक्रेशन जो है वो एक्टिव सिक्रेशन है अगेंस्ट द concentration gradient. The sodium ions pull chloride and bicarbonate ions along with them to maintain electrical neutrality. तो जब सोडियम आयंस की ये एक्टिव सिक्रेशन हो रही होती है तो वो अपने साथ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को, जो कि नेगेटिव चार्ज है, उनको अपने साथ पुल करेंगे। ठीक है, अच्छा, these then all these ions together cause osmosis of water from the blood capillaries lying below into the same epithelial intercellular spaces. ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड, सोडियम की एक्टिव सिक्रेशन हुई, फिर क्लोराइड और बाइकार्बोनेट भी इसके साथ रीअब्सॉर्ब हुए, और उसके साथ फिर जब सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा तो साथ साथ उसके वाटर भी बाय ऑस्मोसिस निकलेगा। ठीक है, अच्छा, एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वॉशेस फ्रॉम द स्पेसेस ऑफ द सिलेरी प्रोसेसेस इनटू द इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। ठीक है, यानी कि सिलेरी प्रोसेस से ये वाटर है एंटर हो जाता है इनटू द इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। In addition, several nutrients are transported across the epithelium by active transport or facilitated diffusion. They include amino acid, ascorbic acid, and glucose. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड वाटर वो वाया ब्लड वेसल्स सिक्रीट हो रहा है इनटू द फ्रॉम द सिलेरी प्रोसेसेस, और वो एंटर हो रहा है आपके सिलेरी एंटीरियर चेम्बर में, और साथ उसके अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और ascorbic एसिड भी जो न्यूट्रिएंट्स है, बिकॉज ये जो आपकी कॉर्निया और जो लेंस है वो एवेस्कुलर है, ब्लड नहीं है इनके अंदर, तो उनकी जो न्यूट्रिशन है वो आपके एक्वस ह्यूमर से आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्वस ह्यूमर बन गया, अब ये वहां पे अगर जमा होता रहेगा तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाएगा। सो aqueous humor, it is formed by the ciliary body. So what will happen? It will first flow through the pupil into the anterior chamber of the eye. ठीक है, from here the fluid flows anterior to the lens and into the angle between the cornea and the iris. ठीक है, then through the meshwork of trabecularly finally entering the canal of Schlemm which empties into extraocular vein. ये मैं आपको उसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये आपकी जनाब कनाल और श्लेम है। ठीक है, और वो ये हुई आगे पोर कर रही है इनटू द एक्वस वेन्स। ठीक है, सो ये आपके जो है ये आपका आइरिस है। ठीक है, और ये आपका जो फ्लूइड फॉर्म हो रहा है इंटीरियर चेम्बर के अंदर वो आपके ट्रेबिकुली में एंटर होता है, ट्रेबिकुली से एंटर होगा कनाल ऑफ शेल्म में, कनाल ऑफ शेल्म से जाएगा आपके एक्वस वेन्स के अंदर। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि aqueous humor after being formed from the ciliary body, it will flow in through the pupil. ठीक है, ciliary body बना तो through the pupil वो anterior chamber में चला जाएगा, और यहाँ से जो है ना fluid जो है will flow anterior to the lens and into the angle between cornea और iris के बीच में जो एंगल है, ये आपकी कॉर्निया है और ये आपका आइरिस है। इसके बीच में जो एंगल है ये यहाँ से कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल है इसमें से ये गुजर के आपके एंटर हो जाएगा ट्रेबिकुली में। ठीक है, और ये हैं आपके ट्रेबिकुली। ठीक है, और ट्रेबिकुली से ये एंटर हो जाएगा कनाल ऑफ श्लेम में। ठीक है, जो कि एम्प्टी कर रही है इनटू द एक्स्ट्राऑक्युलर वेन। अब कनाल ऑफ श्लेम क्या है? It is a thin walled vein that extends circumferentially all around over the eye. पूरी आँख के दृष्टि में canal of Schlemm। ठीक है, its endothelial membrane is so porous that even large protein molecules as well as small particulate matter up to the size of red blood cells can pass from the anterior chamber into the canal of Schlemm। ठीक है, कि ये एक porous किस्म की it is not, हम ये नहीं कहेंगे कि ये blood vessel है, it is, हम कहते हैं कि it is a thin walled vein।
blood vessel is not an artery but is a thin walled vein which is present all around the eye. It has an endothelial membrane which is very porous so that large protein molecules and particulate matter as well as, ठीक है, particulate matter like red blood cells या कोई बैक्टीरिया है या कोई फॉरेन बॉडी है, वो भी उनके थ्रू पास कर जाती है फ्रॉम द एंटीरियर चेम्बर इनटू द कैनाल ऑफ शेल. इतने इसके पोरस होते हैं, कैनाल ऑफ शेल इतनी ज्यादा पोरस होती है, ठीक है. Even though the canal of Schlemm is actually a venous blood vessel, so much aqueous humor normally flows into it that it is filled only with aqueous humor rather than with blood. ठीक है, तो वो कहता है कि है तो एक वेन कैनाल ऑफ Schlemm, ठीक है, जो बहुत पोरस है, उसमें लार्ज पार्टिकल्स भी एंटर हो जाते हैं. तो इतना ज्यादा इसके अंदर जाता है एक्वस ह्यूमर के यू थिंक के इसके अंदर ब्लड नहीं होता, ठीक है. वेन नहीं, वेन है तो ब्लड होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ब्लड नहीं होता है, ठीक है. तो हम इसको sometimes we call it aqueous vein also. The small veins that lead from the canal of Schlemm to the large veins of the eye usually contains only aqueous humor and they are called aqueous veins, ठीक है. अब canal और Schlemm से जो इसके अंदर सारा आपका aqueous humor है, ठीक है, और जितना ये सारा aqueous humor एंटर होता है आपका canal of Schlemm से into aqueous veins, ठीक है. तो aqueous veins के अंदर भी सारा aqueous humor ही होता है, इसलिए हम इनको aqueous veins कहते हैं, ठीक है. अच्छा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों. फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर इम्पोर्टेंट है, राइट. और वो कहाँ बनती है, सिलरी प्रोसेसेस से बन रही है, वो प्यूपल से होती हुई आपके एंटर हो जाती है एंटीरियर चेम्बर में, ठीक है, और बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है आपके रेटिना को और आपके कॉर्निया को और आपके लेंस को. उसके बाद कॉर्निया और आइरिस के दरमियान जो एरिया है उसके अंदर ट्रेबिकुलरी है, तो ये उस ट्रेबिकुलरी में एंटर होती है. ट्रेबिकुलरी से ये एंटर होती है कैनाल ऑफ शेल्म में, कैनाल ऑफ शेल्म से ये एंटर हो जाती है इनटू द एक्वस वेन्स, ठीक है. सो एक्वस ह्यूमर जो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म हो रहा होता है, लेकिन अगर ये रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, द प्रेशर इन द इंटीरियर चेम्बर विल राइज, ठीक है. तो एवरेज नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज अबाउट 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी विद अ रेंज फ्रॉम 12 to 20. ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 15, और रेंज जो है इसकी 12 to 20 है, ठीक है. और ये आप कैसे डिटरमिन करोगे, टोनोमेट्री. शायद कभी किसी को आपको जाना पड़ा अपनी आंख दिखाने के लिए, तो देखा होगा कि आपके ऊपर वो एक इंस्ट्रूमेंट आपकी आंख खोल के आपके आई बॉल के ऊपर रखते हैं टू चेक योर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है. पहले वो क्या करते हैं कि आपकी कॉर्निया को वो एनेस्थेटाइज करते हैं, ठीक है, विद लोकल एनेस्थेटिक, और फिर उस टोनोमीटर की ना फुट प्लेट को आपके कॉर्निया के ऊपर रख देते हैं, फिर ठीक है, और फिर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लंजर, ठीक है. फिर क्या होता है कि जो जितनी कॉर्निया डिस्प्लेस होएगी, ठीक है, is recorded on the scale of the tonometer and then it is calibrated in terms of intraocular pressure, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉर्निया, अगर हार्ड सी कॉर्निया है तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है. तो अगर नॉर्मल प्रेशर होगा तो कॉर्निया रिलेटिवली सॉफ्ट होगी, तो उससे आपको इंट्राओक्यूलर प्रेशर पता चलेगा, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई कॉर्निया की, दैट विल टेल द इंट्राओक्यूलर प्रेशर. अच्छा, रेगुलेशन ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है, द लेवल ऑफ द प्रेशर इज डिटरमिन्ड मेनली बाय द रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द एंटीरियर चेम्बर इनटू द कैनाल ऑफ Schlemm, ठीक है. कि कितना कैनाल ऑफ Schlemm रेजिस्ट कर रही है फ्लो ऑफ फ्लूइड को, ठीक है. अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका मतलब रीअब्सॉर्प्शन अच्छी है, और अगर फ्लो नहीं है तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इसका मतलब है रीअब्सॉर्प्शन पुअर है. Outflow resistance results from the meshwork of trabeculae, through which the fluid must percolate on its way from the lateral angles of the anterior chamber to the wall of canal of Schlemm, ठीक है. अब ये ट्रेबिकुली है ना, इनके अंदर छोटी छोटी सी ओपनिंग्स हैं, ठीक है.
तो फ्लूइड जो है उनके आराम से उन ट्रेबेकुली के थ्रू गुजर के आपके कैनाल ऑफ श्लेम में चला जाता है। और जैसे जैसे फ्लूइड ज्यादा बनता है या प्रेशर ज्यादा बनता है तो क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है ना, ये उतनी तेजी से ट्रेबेकुली की वजह से होता हुआ कैनाल ऑफ श्लेम के अंदर चला जाता है। अब 15 मिलीमीटर का नॉर्मल आपका आई का प्रेशर है, तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड लिविंग द आई बाय वे ऑफ द कैनाल ऑफ श्लेम इज 2.5 माइक्रोलीटर्स पर मिनट, ठीक है, एंड इक्वल्स द इनफ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सिलरी बॉडी, राइट। यानी कि अगर 2.5 माइक्रोलीटर्स फ्लूइड निकल रहा है फ्रॉम द इंटीरियर चेंबर और एंटर हो रहा है ट्रेबेकुली के अंदर, तो यू आर सेफ। ऐसे सिचुएशन में अगर इतना फ्लूइड निकल जाता है इंटीरियर चेंबर से, तो आपका प्रेशर आपका 550 मिलीमीटर मर्क्यूरी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अभी ट्रेबेकुलर स्पेसेस हैं, छोटे छोटे स्पेसेस हैं, ये क्लॉग भी हो सकती है, ठीक है, आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, और देयर सो मेनी कंडीशन ऑफ आईज के वो आंखों में डेब्री जमा हो जाती है एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई में। तो ट्रेबेकुलर स्पेसेस जो है वो आपकी ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रेबेकुलर स्पेसेस ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर इसका ये नुकसान हुआ कि आपकी आंखों के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर जो राइज कर जाएगा, ठीक है। सो तो उसको करेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने नेचुरली आपकी आंखों के अंदर मैकेनिज्म रखे हुए, ताकि जो भी आपके आंखों के अंदर चीजें जमा हो रही हैं वो रिमूव होती रहेंगी। अगर वो चीजें रिमूव नहीं होंगी तो इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं ग्लाकोमा, ठीक है। डेब्री जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेबेकुलर स्पेसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ट्रेबेकुलर स्पेसेस ब्लॉक हो जाएंगी आपकी, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड नहीं होगी फ्रॉम द एंटीरियर चेंबर लीडिंग टू ग्लाकोमा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाकोमा की रीजन पूछ लेते हैं क्या है। तो ये जो आपकी कैनाल और श्लेम है ना, उसके ऊपर आपकी एक इंटरस्टिशियल जेल है, ठीक है, जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, which have the ability to engulf debris and digest into small molecular substances that can be absorbed, ठीक है। सो क्या है कि आपके कैनाल ऑफ श्लेम के ऊपर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो कि एंगल्फ कर देते हैं डेब्री को और डाइजेस्ट कर देते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है और वो ब्रेक डाउन करता है। दिस फेगोसिटिक सिस्टम कीप्स द ट्रेबेकुलर स्पेसेस क्लीन, ठीक है। और दूसरे फिर वो कहते हैं कि आयरस के ऊपर भी और अदर सर्फेसेस ऑफ द आई बिहाइंड द आयरस आर कवर्ड विद एन एपिथेलियम दैट इज केपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस proteins and small particles from the aqueous humor, thereby helping to maintain a clear fluid, ठीक है। तो आपकी आंखों के अंदर जो अगर ये फेगोसाइटोसिस हो रही है डेब्री की, तो आपका जो ट्रेबेकुलर स्पेसेस है वो खुली रहेंगी, ठीक है। और इवन अगर ट्रेबेकुलर स्पेसेस से कैनाल ऑफ श्लेम में भी डेब्री चला गया तो कैनाल ऑफ श्लेम के ऊपर भी लगे हुए फेगोसाइट्स जो कि इनको डेब्री को आपके फेगोसाइटोस करके उनको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, टू मेंटेन अ क्लियर फ्लूइड। अच्छा जी, ग्लाकोमा क्या होता है? One of the most common causes of blindness is a disease of the eye in which the intraocular pressure becomes pathologically high, ठीक है, ranging as high to 6 to 70 millimeters mercury, ठीक है। 25 to 30 millimeters से ज्यादा हो जाएगा तो it will cause loss of vision, ठीक है, when maintained for longer periods, ठीक है। As pressure rises, axons of the optic nerve are compressed, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो कंप्रेस होगी तो क्या होगा कि एक्सोनल सेल बॉडीज जो है वो आपकी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। और नर्व सप्लाई जो है दैट विल लूज इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। It is possible that compression of the retinal artery which enters the eyeball at the optic disc also adds to the neuronal damage by reducing nutrition to the retina, ठीक है। सो ये वजह कॉज हो जाएगी आपके ग्लाकोमा की। और ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। आई ड्रॉप्स डालोगे तो you place eye drops in the eye that contain a drug that diffuses into the eyeball and reduces the secretion। या तो secretion कम कर दोगे या ऐसे आई ड्रॉप्स डालोगे जो कि absorption बढ़ा देगी। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है कि आप
ट्रेबिकुलर स्पेसेस को ओपन करोगे ताकि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है आपके इजी हो जाए फ्रॉम द एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट ये है कि आप आई ड्रॉप्स लगाएंगे जो कि सिचुएशन को या कम करेंगे या एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, मैम लेक्चर का टाइम ओवर हो गया सर, वेट कर रहे हैं। आई विल स्टॉप हियर। जी मैम।